बहुत से दिन और बहुत सी रातें गुजर गईं। नासिर उस जंगल में बहुत मजे से रह रहा था। उसके सारे दोस्त उससे मोहब्बत करने लगे थे। वो उसकी दिलेरी के दिल से कायल हो चुके थे। राजा सोरन सिंह की सवारी इस दौरान कई बार गुजर चुकी थी और नासिर अब इसका आदी हो गया था। पोला पहले से इतला दे देता कि आज राजा सोरन सिंह बाहर निकलने की तैयारियां कर रहा है और कब्रों के बासी अपना अपना इंतजाम कर लिया करते। वो नासिर को भी होशियार कर दिया करते कि आज राजा सोरन सिंह निकलने वाला है, वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करे। नासिर की जिंदगी में यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसे परेशान करती, लेकिन वो अपनी इस जिंदगी से मुतमईन नहीं था। उसके जहन से एक लम्हे के लिए भी अपने माँ बाप की मौत और बस्ती की तबाही महव नहीं होती थी। उसकी एक ही आरजू थी कि किसी भी तरह इमाम बख्श को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे और उसका गिरोह खत्म कर दे। यही अब उसकी जिंदगी का मकसद था। वरना रहने को तो ये जगह ऐसी थी कि एक मिसाली हैसियत रखती थी। जब नासिर अपने दोस्तों के पास ना होता और नदी के दूसरे किनारे अपनी आरामगाह में होता, तो उसके ज़हन में हमेशा यही लगन रहती कि किसी तरह वो इमाम बख्श को तलाश करे। अब उसने दूर दूर तक निकलना भी शुरू कर दिया। काफी फासले पर निकल जाता, यहां तक कि जंगल भी खत्म हो जाते। उसके बाद बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानों का सिलसिला शुरू हो जाता, लेकिन आज तक उस इमाम बख्श कहीं नजर नहीं आया। यह चट्टानी सिलसिला बहुत तवील था। जहां तक निगाह काम करती यही नजर आता। उसके बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ में ढके हुए थे सामने आ जाते। एक बार नासिर ने सोचा कि इन पहाड़ों की तरफ रुख करके भी देखे। मुमकिन है पहाड़ों में गार हों, डाकू इमाम बख्श अपने गिरोह के साथ वहां पोशीदा हो। वो अभी तक इस सिलसिले में अमल नहीं कर सका था। एक दिन वो दरिया पार अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने झींगू से सवाल किया, झींगू एक बात का जवाब तो दो। हाँ पूछो। क्या तुम हमेशा इसी जगह रहते हो, यहां से कहीं जाते नहीं हो? कहाँ जाएं और क्या करें जाकर? मेरा मतलब है कभी इन पहाड़ों की जानिब जो सामने नजर आते हैं। मेरा मतलब है नदी पार। नहीं, हम कभी उस तरफ नहीं गए। क्यों, इसकी कोई वजह है? हाँ, झींगू ने जवाब दिया। क्या? नदी पार करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हालांकि काफी आगे जाकर यह नदी एक सिमत घूम जाती है। हम अगर चाहें तो इन पहाड़ों की जानिब जा सकते हैं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पेश आई। फिर भी मेरे दोस्त, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? झींगू ने पूछा। बस तुम लोग जानते हो, मुझे डाकू इमाम बख्श की तलाश है। मैं ये पूछ रहा था कि क्या इन पहाड़ों में गार मौजूद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि डाकू इमाम बख्श इन्हीं पहाड़ों में रहता हो? नासिर ने पूछा। नहीं, वैसे हमने डाकू इमाम बख्श को कभी इस तरफ से गुजरते हुए भी नहीं देखा। तुम लोग इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हो? नासिर ने सवाल किया। मदद? झींगू ने तूरा की तरफ देखते हुए कहा। तूरा ने पंचू की तरफ रुक करके पूछा। पंचू ने मिस्टर पोपल की जानिब देखते हुए कहा और मिस्टर पोपल कुछ सोचने लगे, फिर बोले, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। वो क्या? इस सिलसिले में हमें पोला को राजदार बनाना होगा। तो बना लो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मिस्टर पोपल ने कहा। फिर पोला को आवाज देते हुए कहने लगे, पोला जरा यहाँ आओ और ये बताओ कि क्या तुम उन पहाड़ों की तरफ जा सकते हो? पोला चंद लम्हात साकित रहा, फिर उसने अपना फन उठाया और जोर जोर से फुंकारने लगा। वह नफी में गर्दन हिला रहा था। मिस्टर पोपल ने मायूसी से कहा, नहीं, पोला कहता है कि उसे एक मखसूस हिस्से तक जाने की इजाजत है। उसके बाद राजा सोरन सिंह अपने लोगों को गैर इलाके में नहीं जाने देता, इसलिए पोला कभी उस तरफ नहीं गया। इसका मतलब है तुम लोग इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? हम मजबूर हैं नासिर भैया। कोई बात नहीं, अब मुझे खुद ही दूर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नासिर, तुम यहां से इतनी दूर मत जाना कि फिर हमारी तुमसे मुलाकात ही ना हो सके। कहीं तुम किसी मुसीबत में न घिर जाओ। नदी पार इतने फासले पर तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम हमारे बेहतरीन दोस्त हो। जिंदा इंसान होने के बावजूद तुम हमारे लिए बेहद कीमती हो। हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैंने दिल में तहिया कर लिया है कि इमाम बख्श से इंतकाम लूंगा। तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत अजीज है। बड़े प्यारे हो तुम सब के सब। लेकिन मैं अपने माँ बाप की मौत को नहीं भूल सकता। मैंने अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी कि डाकू इमाम बख्श से जरूर इंतकाम लूंगा। तो फिर तुम वापस आ जाओगे ना? हाँ। कितनी दूर तक जाओगे? बस पहाड़ों तक जाऊंगा। और फिर एक बात और भी है। वो क्या? मैं तन्हा तो ये सब कुछ नहीं कर सकता ना। अलबत्ता एक तरकीब मेरे जहन में बार बार आती है। आज मैं तुमसे भी इस सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ। अगर मैं किसी तरह डाकू इमाम बख्श को इस तरफ ले आऊं तो क्या तुम उसे हलाक करने में मेरी मदद करोगे? हम सब दिलो जान से तैयार हैं। अगर वो इस तरफ आ जाए तो हम उसे कभी जिंदा न छोड़ेंगे। ऐसा घेरेंगे कि वो इस इलाके से निकल नहीं पाएगा। बस एक बार वो राजा सोरन सिंह के इलाके में आ जाए, फिर तुम तमाशा देखना। बस तो फिर ठीक है, तुम मुझसे इस मदद का वादा कर चुके हो।
मैं कोशिश करूंगा कि डाकू इमाम बख्श किसी तरह हमारे फंदे में फंसकर इस तरफ आ जाए। मैं कल ही से इसके लिए काम शुरू कर देता हूँ। नासिर के तमाम दोस्तों ने उसे इस ताउन का यकीन दिलाया। नासिर जानता था कि जिस सिलसिले में ये बेचारे मजबूर हैं, उस सिलसिले में तो ये कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी उन्होंने जो वादा किया है, अगर उसे पूरा कर दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। चुनाचे उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वो पहाड़ों की जानिब जरूर जाएगा। नासिर ने एहतियातन बहुत से फल तोड़कर अपने कुर्ते के दामन में बांध लिए। उसने एक मोटी सी दरख्त की शाख भी तोड़ ली, जिसे छील छील कर उसने साफ कर लिया। इस शाख को वो अपने लिए एक हथियार की हैसियत से इस्तेमाल करना चाहता था। मुमकिन था रास्ते में कोई ऐसा जानवर मिल जाता जिससे मुकाबला करना पड़ता। अब नासिर गांव में रहने वाला बुजदिल और मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि जंगल में रहने वाला शेर दिल लड़का था। उसे किसी चीज से खौफ महसूस नहीं होता था। अगर उसके सामने कोई जंगली चीता भी आ जाता तो शायद वो उससे भी मुकाबला करने से ना घबराता। उसके दिल से तो खौफ और दहशत खत्म हो गया था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो इस भरी दुनिया में तन्हा रह गया। तन्हा आदमी बेचारा बहुत बहादुर हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि उसे जो कुछ भी करना होता है खुद ही करना होता है। चुनाचे उसने भी अपने दिल को मजबूत कर लिया। उसके सीने में अब किसी बच्चे का दिल ही ना था। पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। चट्टानी सिलसिले को अबूर करके वो पहाड़ों के दामन तक आ गया। वो नदी जिसे अबूर करके वो बागों में पहुंच चुका था, बहुत तवील और रीज थी। ना जाने कहां से शुरू हुई थी और कहां पे जाके खत्म होती थी। रास्ते में वो जगह जगह नजर आती थी। कहीं उसका पार्ट चौड़ा होता और कहीं तंग। जहां पार्ट चौड़ा होता वहां जमीन खासी ऊपर होती। बाज औकात उस जगह नदी की तह तक नजर आती थी, जिसमें छोटे छोटे संगरेजे बिखरे होते थे। बाज जगह उसे नदी के पानी में खूबसूरत पत्थर भी नजर आए, लेकिन अब उसका दिल इन पत्थरों के असूल के लिए तैयार न होता था। बचपन तो खत्म ही हो गया था उसका। अब तो वो सिर्फ इंतकाम का शोला बना हुआ था, जिसके बगैर उसे किसी पल करार नहीं था। जोश में वो इतनी दूर निकल आया कि शाम झुक गई और तकरीबन रात हो गई। उसकी आंखें तजस्सुस के अंदाज में एक एक शय को तलाश कर रही थीं। पत्थर में वो किसी ऐसी चीज की तलाश में मसरूफ था जिससे डाकू इमाम बख्श का कोई सुराग लग जाए, ये पता चल जाए कि वो कभी इस तरफ से गुजरा है या नहीं। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी चीज उसे नजर नहीं आई थी। पता नहीं उस कमबख्त ने कहाँ ठिकाना बना रखा था। रात हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो तो इतनी दूर निकल आया है कि अब यहां से वापसी उसके लिए खासा मुश्किल मसला बन गई है। अगर वापस चलने की कोशिश भी करे तो आधी रात से पहले वो अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि मुमकिन है सुबह ही हो जाए। सारी रात चलते रहने से क्या फायदा। अपने दोस्तों से तो कह ही आया है वो उसका इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि इस बात के मुंतजिर होंगे कि वो अपने लंबे सफर से वापस आए और उनसे मुलाकात करे, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उसे डाकू इमाम बख्श के बारे में मालूम हुआ या नहीं। चुनाचे उसने फैसला किया कि यहीं किसी जगह क्याम कर लिया जाए। सुबह को वो फिर डाकू इमाम बख्श की तलाश में निकलेगा और पहाड़ों में दाखिल होकर यह जायजा लेगा कि यहाँ गार वगैरह मौजूद है या नहीं। वो क्याम के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। बाएं जानिब एक बड़ी चट्टान की ओट में नदी बह रही थी। जिस जगह नासिर खड़ा हुआ था वहां से नदी नजर नहीं आती थी, लेकिन जब वो जरा ऊंची जगह पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि नदी का एक चौड़ा पार्ट यहाँ मौजूद है। नदी के किनारे ये उभरी हुई चट्टान खासी तवील और रीज थी, और इसके दूसरी जानिब एक ऐसी साइबान नुमा जगह थी जहां अगर बैठ जाया जाए तो बारिश, तेज हवा और तूफानी झकड़ों से महफूज रहा जा सकता है। चट्टान के नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा था। यहाँ सांप बिच्छुओं वगैरह का भी कोई खतरा नहीं था। चुनाचे नासिर ने अपने लिए यही जगह मुंतखिब की। काफी रात हो गई। चारों तरफ हू का आलम था। बस नदी में उस वक्त छोटी छोटी मछलियों के उछलने कूदने की आवाज कभी कभी सुनाई दे जाती, वरना यहाँ और कोई आवाज नहीं थी। इस वीरान और हौलनाक इलाके में बड़े से बड़े दिल वालों का भी खौफ के मारे बुरा हाल हो जाता, लेकिन नासिर को जरा बराबर खौफ नहीं था। वो इत्मीनान से अपनी जगह लेट गया। गोद में भरे हुए फल जो उसके कुर्ते में बंधे हुए थे खोलकर नीचे रखे और उन फलों को खाने लगा। फल खाने के बाद उसने खुदा का शुक्र अदा किया और पानी पीने नदी के किनारे चल पड़ा। नदी के नजदीक पहुंचा तो शफाफ पानी देखकर उसकी आंखों में मुसरत के आसार उभर आए। उसने चुल्लू में पानी भरकर पिया। अपनी प्यास बुझाकर वापस पलटने ही वाला था कि थोड़े ही फासले पर एक बड़ी सी झाड़ी में से उसे कोई स्यासी शय अटकी हुई नजर आई। ये स्याह शय संदूक की किस्म की थी, जो तारों की धुंधली रोशनी में साफ तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दूर से यह अंदाजा हो जाता कि वो कोई संदूक है। ये कैसा संदूक है, नासिर ने सोचा। नदी में पांव डालकर देखा तो गहराई इतनी ना थी कि उसे कोई मुश्किल होती। पानी उसके घुटनों से कुछ ऊपर ऊपर था। यह चौड़े पाट की जगह थी और सामने का किनारा भी ज्यादा दूर नहीं था। सामने के किनारे पर एक खुश्क दरख्त पानी में उतरा हुआ था।
वह संदूक नुमा शय उसी दरख्त की शाखों में फंसी हुई थी। नासिर एक लम्हे तो कुछ सोचता रहा। उसने सोचा कि सुबह की रोशनी में इस संदूक को किनारे तक खींच कर लाएगा, लेकिन फिर उसके दिल में एक और ख्याल उभरा। अगर पानी का बहाव किसी वजह से तेज हो जाए या तेज हवाएं चलने लगें तो रातों रात संदूक बहकर आगे निकल जाएगा। वह सोचता ही रह जाएगा कि संदूक में क्या था, और फिर यूं भी आज का काम कल पर ना टालने का आदी था। हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि नदी के बीचों बीच भी पानी इतना ही गहरा था जितना किनारे पर, इसलिए उसे कोई दिक्कत न हुई और चंद लम्हों के बाद वह नदी के दूसरे किनारे संदूक के नजदीक पहुंच गया। यह अजीब साख्त का संदूक था। चौकोर नहीं था बल्कि काफी लंबा था, इंतहाई खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ, जो गहरे ब्राउन रंग की थी। इसकी साख्त हष्ट पहलू थी। नासिर के जहन में ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगे। वह सोच रहा था कि इस अनोखे संदूक में क्या है, क्या हो सकता है इस संदूक में। बहुत से ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। ऐसे संदूक में अक्सर खजाना भी मिलता है, लेकिन खजाने से उसे भला क्या दिलचस्पी। ऐसे खजाने उसके लिए बेमकसद थे। क्या करेगा वो इस खजाने का। लेकिन फिर एक और ख्याल उसके जहन में आया। मुमकिन है संदूक के जरिए डाकू इमाम बख्श का कोई पता चल सके। मुमकिन है इसमें डाकू का खजाना हो, या फिर इसके जरिए कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वो डाकू तक पहुंच सके। ये ख्याल आते ही उसके जहन में फुलझड़ियां सी फूटने लगी। यहां रुककर तो संदूक को खोलकर देखा नहीं जा सकता था। चुनाचे उसने संदूक में लगे हुए पीतल के कुंडे को पकड़ लिया, फिर संदूक को उस किनारे की जानिब घसीटने लगा। संदूक बहुत वजनी था और उसे घसीटकर उस किनारे तक ले जाना नासिर के लिए मुमकिन नहीं था। अगर पानी ना होता तो शायद वो किसी तरह इंच इंच करके संदूक को घसीट लेता, लेकिन पानी में उस संदूक को घसीटना नामुमकिन ही महसूस हो रहा था। उसके जहन में एक और तरकीब आई। क्या जरूरी है कि अब रात इसी चट्टान के नीचे बसर की जाए। यह भी किया जा सकता है कि संदूक को इस दूसरे किनारे की तरफ घसीट ले, क्योंकि उस दूसरे किनारे का फासला ज्यादा नहीं था जिससे निकले हुए दरख्त में संदूक फंसा हुआ था। यही तरकीब उसे मुनासिब मालूम हुई। नदी के उस किनारे पर वो चट्टान जरूर थी जिसके नीचे वो आराम कर सकता था, लेकिन आखिर दूसरा किनारा भी था ही। वहां पर भी सोने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश की जा सकती है जहां आराम किया जा सके। चुनाचे वो संदूक को थोड़ा सा आगे खिसकाकर दूसरे किनारे की तरफ खींचने लगा। ये किनारा थोड़ा सा नीचे भी था और संदूक को इस पर खींच लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन नामुमकिन न रहा। चंद ही लम्हात के बाद संदूक खुश्की पर पड़ा हुआ था। नासिर ने उसके ढक्कन को खोलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन काफी सख्ती से बंद था। तब उसने महसूस किया कि यह खासा अजीब किस्म का ढक्कन है, जिसमें ताला वगैरह नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे इस तरह फिट कर दिया जाता है कि इसके बाद इसे खोलना मुश्किल हो जाता है। नासिर इधर उधर देखने लगा। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिसके जरिए वो इस संदूक को खोल ले। थोड़े ही फासले पर उसे एक पत्थर मिल गया जो किसी कदर नोकीला था। उसी वक्त चांद ने सर उभारा। उसकी ठंडी रोशनी फिजा में फैल गई। रोशनी में यह संदूक नुमाया नजर आ रहा था। बड़ा पुरस्कार संदूक था ये। नासिर इसके ढक्कन पर पत्थर मारने लगा। थोड़ी ही देर के बाद ढक्कन के जोड़ ने अपनी जगह छोड़ दी। नासिर ने जोर लगाया तो ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलते ही एक अजीब सी खुशबू फिजा में फैल गई। थी तो यह खुशबू ही, लेकिन दिमाग को नागवार सी गुजरती थी। नासिर की पुरिश्तियाक निगाहें संदूक के अंदर की शय पर मरकूज हो गईं, लेकिन वह चौंक पड़ा। उसने संदूक के अंदर एक लाश लेटी हुई देखी थी। एक लंबा चौड़ा आदमी जो दुबले पतले बदन का मालिक था, लेकिन बिल्कुल सही सलामत शक्ल में था। उसका चेहरा भी लंबा था, आंखें बंद थी। चेहरे पर अजीब सी सफेदी छाई हुई थी, जैसे बर्फ का इंसान हो। उसके हाथ सीधे फैले हुए थे। बदन पर बहुत ही आला दर्जे का सूट था। गले में टाई भी बांधी हुई थी, लेकिन टाई एक तरफ लटकी हुई थी। उसके दिल के मुकाम पर एक खंजर पैवस्त नजर आ रहा था। यकीनन यह खंजर ही था, जिसका ऊपरी हिस्सा लंबा सा था और नीचे एक क्रॉस लगा हुआ था। गोया ये खंजर सलीब की शक्ल में था। नासिर मुतहय्यराना निगाहों से उस लाश को देखने लगा। पता नहीं किसी ने इसके सीने में खंजर घोंपकर इसे संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। मुमकिन है ये शख्स भी डाकू इमाम बख्श का शिकार हो। नासिर ने सोचा और उसे डाकू इमाम बख्श से शदीद नफरत महसूस होने लगी। इमाम बख्श से कुछ भी बईद ना था। उससे इस किस्म के कारनामे बईद ना थे। नासिम को इस मजलूम शख्स पर बड़ा ही रहम आया, जिसे ना जाने क्यों और किस लिए कत्ल कर दिया गया था। लेकिन अब क्या किया जाए। भला इस लाश का भी कुछ किया जा सकता है, उसने सोचा, और एक लम्हे के लिए उसने फैसला किया कि संदूक के ढक्कन को दोबारा बंद करके इस संदूक को पानी में धकेल दे। लेकिन फिर उसने सोचा कि कल दिन की रोशनी में जरा गौर से इस लाश को देखेगा। मुमकिन है इसके लिबास में कोई ऐसी चीज हो जो डाकू इमाम बख्श की निशानदेही कर सके। ये सोचकर उसने संदूक को दरिया में बहाने का फैसला मुलतवी कर दिया और ढक्कन के नजदीक ही बैठ गया। बार बार उसकी निगाहें संदूक पर पड़ी हुई लाश की तरफ उठ जाती थीं।
अजीब सा चेहरा था, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है। काफी देर गुजर गई। चांद आसमान पर अपना सफर तय कर रहा था। तेज रोशनी ने माहौल को कुछ और रोशन कर दिया। नासिर को कुछ ख्याल आया। वो झुका और उसने लाश के सीने में गड़े हुए खंजर के दस्ते को मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। फिर पूरी कुवत से उसे बाहर खींच लिया। जो ही खंजर बाहर निकला, लाश के सीने से काला काला खून उबल पड़ा। ये खून आम इंसानों के खून की तरह सुर्ख नहीं था, बल्कि कदरे स्याही माइल था। मुमकिन है ज्यादा देर रुके रहने की वजह से वो स्याही माइल हो गया हो, नासिर ने सोचा। इसके बाद वो उस खून आलूद खंजर को देखने लगा। सचमुच की सलीब बनी हुई थी। ऊपर दस्ता था, नीचे तकरीबन 12 इंच लंबा फल था। इतना लंबा खंजर किसी को हलाक करने के लिए बहुत काफी था। नासिर थोड़ी देर तक खंजर देखता रहा। फिर उसने उसे एक तरफ डाल दिया। इस मजलूम शख्स के लिए उसके दिल में हमदर्दी के जज्बात उभर रहे थे। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर अपनी जगह से उठकर इधर उधर टहलने लगा। मौसम अच्छा खासा सर्द हो गया था। ठंडी हवाएं बदन में चुभ रही थीं, लेकिन उस तरफ कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां वो पनाह ले सके। चुनाचे वो वहीं बैठा रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। नासिर को नींद सी आने लगी। उसने संदूक के किनारे पर सर रखा और आंखें बंद कर ली। लेकिन अभी उसकी पलकें जुड़ने भी ना पाई थी कि उसे एकदम कपड़ों की सरसराहट सी महसूस हुई। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। शायद कोई जानवर था जो संदूक के करीब से गुजरा था। वह पुरतजस्सुस अंदाज में चारों तरफ देखता रहा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आवाज तक न थी। अचानक उसने लाश की तरफ देखा। पता नहीं है उसका वहम था या हकीकत। लाश का दाहिना हाथ इधर उधर हिल रहा था। कपड़ों की हल्की हल्की सरसराहट इसी हाथ के हिलने की वजह से पैदा हो रही थी। नासिर ने ताज्जुब से लाश के चेहरे की जानिब देखा और एक बार फिर उसे अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलना पड़ी। लाश आंखें खोल रही थी। नासिर हैरान निगाहों से उसे देखने लगा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खौफ का एहसास जागा, लेकिन इस एहसास के साथ ही उसे शदीद गुस्सा आ गया। मैं अब बच्चा नहीं हूं जो किसी शय से डरूं। मैं तो इंसान भी नहीं हूं। मैं तो बस इंतकाम हूं, सिर्फ इंतकाम। अगर डर और दहशत मेरे दिल में पैदा हो गई तो फिर मुझे अपने इस मकसद से हाथ धो लेने होंगे जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। मैं नहीं डरूंगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। नासिर ने सोचा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। नासिर चंद ही मिनट सोया होगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चौंक कर जल्दी से आंखें खोल ली और लाश की जानिब देखने लगा। फिर उस पर हैरत का शदीद गलबा हुआ। लाश दोनों आंखें खोले उसे देख रही थी। गहरी सुर्ख आंखें जिनमें इंतहाई तेज चमक थी। ये आंखें उसे घूर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये आंखें कुछ जानना चाहती हों, जैसी ये आंखें कुछ बोल रही हों। फिर लाश के होंठ आहिस्ता आहिस्ता कपकपाए और उसके सफेद सफेद दांत बाहर झांकने लगे। सोई हुई लाश शायद मुस्कुराई थी। फिर इसके बाद नासिर ने उसके हाथ अपनी जगह से उठते देखे। ये दोनों हाथ उठकर संदूक के किनारे पर आ जमे। लाश उठने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते लाश उठकर बैठ गई। लाश ने अतराफ के मनाजिर देखे और एक बार फिर उसकी निगाहें नासिर पर आ जमी। कौन हो तुम? उसने पूछा। जुबान अंग्रेजी थी जिसे नासिर थोड़ा बहुत समझता था। उसने उर्दू में कहा, मेरा नाम नासिर है और मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ओहो, मैं तुम्हारी जुबान बोल सकता हूँ। नासिर है ना तुम्हारा नाम? इस बार उसने उर्दू में ही कहा। हाँ, मैं नासिर हूँ। ये कौन सी जगह है? नदी का एक किनारा है, चारों तरफ पहाड़ियां बिखरी हुई हैं। काफी फासले पर एक जंगल है जिसके दूसरी तरफ राजा सौरन सिंह की हुकूमत है। राजा? लाश के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। हाँ, राजा, लेकिन जिंदा राजा नहीं बल्कि मुर्दा राजा। नासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और लाश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। ओह अच्छा। दफअतन वह चौंक पड़ा और उसने एक बार फिर नासिर के चेहरे की तरफ देखा और फिर नरम लहजे में बोला, तुम्हें इस माहौल में मुझसे खौफ महसूस नहीं होता? डरे नहीं तुम? नहीं, मैं डरता नहीं हूं। कमाल है। वैसे तुम यहां तन्हा हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं, तन्हा हूं और मेरे साथ अब सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ, मैं और तुम्हारे साथ हूं। अजीबोगरीब लड़के हो तुम। मैंने तुम्हारी उम्र के किसी लड़के को पहली बार इतना निडर और बहादुर देखा है। ए बेखौफ लड़के, क्या तुम मुझे बाहर आने की इजाजत दोगे? क्यों नहीं, आओ बाहर आ जाओ। नासिर ने उसे कहा और थोड़ा सा पीछे हट गया। लाश ने अपने दोनों हाथों पर जोर दिया और वह संदूक से बाहर निकल आया। बड़े बुलंदो बाला कद का मालिक था। खूब उम्दा सूट पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी जो नासिर की समझ में नहीं आ रही थी। चंद लम्हात वो चहलकदमी करता रहा। बार बार रुककर वो नासिर की सूरत देखने लगता। फिर उसके होंठों से बुड़बुड़ाहट निकली। वाकई हैरत है, इस वीरान और सुनसान इलाके में किसी इतनी उम्र के लड़के का तन्हा मौजूद होना इंतहाई ताज्जुब खेज है। और मैं महसूस करता हूं कि तुम किसी अनोखी शख्सियत के मालिक भी नहीं हो।
100% एक जिंदा इंसान हो। तो तुम बताओ मेरे दोस्त, तुमने मुझे कहां से पाया, मैं यहां कैसे पहुंच गया? तुम इस संदूक में बंद थे, नासिर बोला। संदूक नहीं, ताबूत कहो। हाँ हाँ, तुम इस ताबूत में बंद थे और नदी में बहते हुए जा रहे थे। तुम्हारे ये ताबूत इस दरख्त में अटक गया। मैंने दूसरे किनारे से तुम्हें देखा, सोचा पता नहीं संदूक में क्या है, चुनाचे मैं तुम्हें यहां ले आया। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारी संदूक को घसीटकर किनारे पर निकाला। तुम्हारे सीने में यह खंजर पे अवस्था था। मैंने इस खंजर को भी तुम्हारे सीने से निकाल लिया। नासिर ने खंजर की तरफ इशारा करके कहा। लाश बुरी तरह चौंक पड़ी। फिर वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गई और उसके मुंह से बुड़बुड़ाहट निकली। फेंक दो, इसे नदी में फेंक दो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। इसे नदी में फेंक दो मेरे दोस्त, इसे नदी में फेंक दो, उसने कहा। और नासिर ताज्जुब से उसे देखने लगा। पता नहीं इतना लंबा चौड़ा आदमी इस खंजर से क्यों खौफजदा है। शायद इसकी वजह यह हो कि इस खंजर से वो हलाक हुआ था। नासिर ने खंजर उठाकर पानी में उछाल दिया। तब उसने सुकून की गहरी सांस ली और फिर एक पत्थर पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगा। तुमने तुमने मुझे एक ऐसी चीज दिखा दी थी जिसे देखकर मेरा जहन काबू में नहीं रहा। मैं तुम्हारे एहसानात का शुक्रगुजार हूं लड़के, और चाहता हूं कि तुम्हारे इन एहसानात का बदला अदा करूं, उस शख्स ने कहा। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे मिल जाने की वजह से बहुत खुशी हुई है। मैं यहाँ बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा था, सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कोई ऐसी शख्सियत मुझे इस वीराने में मिल जाएगी। नासिर ने जवाब दिया। मैं तुमसे ये बाद में पूछूंगा कि तुम यहाँ कैसे आए। वैसे मेरा नाम नहीं पूछा तुमने। पूछना चाहता हूँ, नासिर ने जवाब दिया। मैं ड्रैकोला हूँ, काउंट ड्रैकोला, उसने जवाब दिया। ड्रेकोला? नासिर उसके नाम के हिज्जे करने लगा, फिर बोला, ये कैसा नाम है? ओहो, मैं समझ गया, तुम शायद हमारे मुल्क के नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारे मुल्क का नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक किसी और मुल्क से है। मैं ना जाने कहां कहां से बहता हुआ आया हूं। किसी ने मुझे समुंदर में फेंक दिया था। समुंदर मुझे ना जाने कहां कहां बहाता रहा। मैं नहीं जानता मैं समुंदर की इस शाख में कैसे पहुंच गया। मुझे अपने इस अजीबोगरीब सफर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ड्रैकोला ने कहा। तो मिस्टर ड्रैकोला, क्यों ना हम दोस्ती कर लें? जिसने तुम्हें इस ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंका था, हम उससे बदला लेंगे। क्या तुम्हारे दिल में उससे बदला लेने की ख्वाहिश नहीं है? कमाल के लड़के हो। हजारों मील बल्कि लाखों मील के सफर के बाद तो मैं यहां पहुंचा हूं। भला मैं अपने दुश्मन से बदला कैसे ले सकता हूं? वो ना जाने कहां होगा। सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने दुश्मन से बदला लेने की हिम्मत ही नहीं रखता। ये तो बुजदिली की बात है। नहीं प्यारे बच्चे, वाह, तुम अपने दुश्मन से बदला लेना भी नहीं चाहते और ऊपर से अपनी बुजदिली का एतराफ भी नहीं करते, नासिर ने ड्रैकुला को देखते हुए कहा। तुम बच्चे हो इसलिए नहीं समझते, लेकिन जब तुम हकीकत समझ गए तो फिर इसे बुजदिली करार नहीं दोगे। सूरत-ए-हाल ऐसी ही थी कि मैं अपने दुश्मन से बदला नहीं ले सकता था। बाहर तो और मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती हासिल हो गई। आओ नदी के उस पार चलें, वहां कुछ फल रखे हुए हैं। उस चट्टान के नीचे मैं तुम्हें वो फल खिलाऊंगा। और सुनो, तुम्हारी संदूक का क्या किया जाए? क्या इसे भी नदी में फेंक दें? हाँ, फेंक दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब मैं एक जिंदा इंसान हूं, ड्रैकुला ने कहा। फिर वो नासिर के साथ नदी अबूर करके दूसरे किनारे पर आ गया। नासिर उसे लिए हुए उस चट्टान के पास पहुंच गया। उसने ड्रैकुला को खाने के लिए फल पेश किए और ड्रैकुला उसका शुक्रिया अदा करके फल खाने लगा। वो फल खा रहा था कि नासिर ने उससे पूछा, तुम्हारे जख्म में तकलीफ नहीं है? यकीनन तुम्हें उस जख्म में तकलीफ महसूस हो रही होगी। ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए नासिर की तरफ देखा। उसके दांत बड़े अजीब से थे, इंतहाई सफेद और इतने करीब करीब कि बस एक ही दांत मालूम होता था। उसके होंठ पतले पतले थे और बेहद सुर्ख थे, जबकि बाकी चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। उसने मुस्कुराती निगाहों से नासिर को देखते हुए कहा, नहीं, मेरे जख्म में कोई तकलीफ नहीं है। अब वो ठीक हो चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर खामोशी से उसे फल खाता देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग हो गया। तब नासिर ने कहा, मुझे तो अब नींद आ रही है। तुम चाहो तो तुम भी सो जाओ, सुबह बात होगी। ठीक है, तुम सो जाओ और इत्मीनान से सो जाओ। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नासिर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक तो उसे नींद न आई, लेकिन इसके बाद उसकी आंखों में नींद उतरने लगी और वह गहरी नींद सो गया। ड्रैकुला उससे थोड़े फासले पर बैठा हुआ खला में घूर रहा था। उसकी निगाहें एक चट्टान पर जमी हुई थीं। उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती जा रही थी। चेहरा भयानक से भयानक तर होता जा रहा था। फिर उसने निगाहें घुमाकर सोते हुए नासिर को देखा और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। यह मुस्कुराहट इंतहाई हद तक हौला देने वाली थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई भेड़िया गुर्राने लगे। उसके दोनों होंठ नीचे ऊपर मुड़ गए और सफेद सफेद दांत झलकने लगे।
तब वो हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ आगे बढ़ा और नासिर के नजदीक पहुंच गया। उसकी आंखों में इंतहाई खौफनाक चमक थी। वो नासिर की गर्दन पर उभरी हुई शाहरग को देख रहा था, जो सांस की आमदोरफ्त की वजह से फूल और पिचक रही थी। ड्रैकुला की निगाहें उस रंग पर जमी रहीं। उसकी आंखों में गहरी सुर्खी पैदा हो गई और यूं लग रहा था जैसे वो आंखें न हों, बल्कि खून के दो कटोरे हों। उनकी पुतलियां गायब हो गई थीं। फिर वो निहायत भयानक अंदाज में हंस पड़ा। हल्का सा कहका उसके मुंह से निकल गया, लेकिन यह बेहद खौफनाक कहकहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे लाखों बदरूहें हंस पड़ी हों। फिर उसके दोनों तरफ के दांत खुद ब खुद लंबे होने शुरू हो गए। नोकीले दांत उसके बाकी दांतों से नीचे तक झुक गए और उसके हलक से हल्की हल्की गुर्राहटें निकल रही थीं। वो हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ नासिर के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने नासिर के करीब पहुंचकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा, उसे उंगलियों से सहलाने लगा। फिर इधर उधर देखकर किसी कुत्ते की तरह नीचे झुका और दूसरे लम्हे उसके दांत नासिर की शाहरग में पेवस्त हो गई। नासिर के हलक से एक दिलखराश चीख निकली, लेकिन ड्रैकुला का पंजा नासिर के मुंह पर आ जमा। उसने नासिर को चीखने नहीं दिया। नासिर के हाथ पांव बुरी तरह मचल रहे थे। वो ड्रैकुला की गिरफ्त से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसका मुंह भी बंद था, नाक भी बंद थी और आंखें भी बंद थी। नासिर का दम घुटने लगा और चंद लम्हात के बाद वो बेहोश हो गया। उसे कुछ मालूम नहीं था। ड्रैकुला उसकी गर्दन में किसी भयानक भेड़िए की तरह दांत जमाए उसका खून चूस रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने दांत नासिर की गर्दन से निकाल लिए। उसके हलक से हल्की हल्की बुराहटें उभरने लगी। वो नासिर को देख रहा था, जो बेसुध और बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी जर्दी छाई हुई थी। ड्रैकुला की हलक से देर तक ऐसी ही आवाजें निकलती रहीं। फिर वो पुरसुकून हो गया। ना जाने कितने अरसे के बाद उसे इंसानी खून मिला था। इस इंसानी खून ने उसके बदन के अंदर तवानाई पैदा कर दी। ड्रैकुला इधर उधर देखने लगा। देर तक वो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। इसके बाद नासिर से थोड़े फासले पर जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें आसमान पर जमी हुई थीं। वो दांत जो लंबे और नोकीले थे गायब हो चुके थे और अब वो एक आम आदमी नजर आ रहा था। उसके हाथों पैरों पर सनसनाहट हो रही थी। ना जाने कितने अरसे के बाद उसने दोबारा इस खून का मजा चखा था। उसे अपनी कहानी याद आने लगी। ना जाने कितना तवील सफर उसने समुंदर के रास्ते तय किया था। वो तो यूरोप में था। यूरोप में उसके साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आए थे जिन्होंने उसे मौत से हमकनार कर दिया। उसके सीने में सलीब का खंजर पेवस्त कर दिया गया। वो मुकद्दस और मुतबर्रक खंजर जो उसके सीने में उतरने के बाद उसे दुनिया से दूर कर देता। ये लड़का, इस लड़के ने उसे नई जिंदगी दी थी, वरना ना जाने कब तक वो यूं ही समुद्रों में भटकता रहता। ये उसका मोहसिन है। आह, मैंने गलत किया। कम अज कम अपने इस मोहसिन को मुझे तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यह जिंदा रहेगा। हाँ, मैं इसे जिंदा कर लूंगा। ये मेरा जानशीन होगा। इस नए मुल्क, नई बस्ती, नई दुनिया में मैं इसे अपना जानशीन बनाऊंगा। ठीक है मेरे मोहसिन, तुम नहीं मर सकोगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ड्रैकुला अपनी जगह से उठ गया। वो इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने वो नदी अबूर की और तेजी से दौड़ता हुआ जंगलों की सिमत चल पड़ा। उसके दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई इंसान देख लेता तो यकीन न करता। उसका स्याह लिबास हवा में उड़ रहा था। वो गोया हवा में परवास कर रहा था। किसी तेज रफ्तार घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता हुआ वो जंगल में दाखिल हो गया। फिर दरख्तों की जड़ों में कोई चीज तलाश करने लगा। काफी देर तक उसकी तेज निगाहें दरख्तों की जड़ों को टटोलती रही थीं। फिर वो एक पौधे के पास रुक गया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ नासिर, तुम जिंदा रहोगे। तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा, उसने कहा और वो दरख्त का तना अपनी जगह से उखाड़ लिया। फिर उसने पौधे की तमाम पत्तियां तोड़ी और उन्हें हाथों में दबाकर वापस चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने नासिर के करीब पहुंचकर नासिर को देखा। दरख्तों की वो पत्तियां एक पत्थर पर डालकर कुचली और उनका अरक निकालने लगा। इसके बाद उसने नासिर के भिंचे हुए दांत खोले और वो अरक उसके मुंह में टपका दिया। सब्ज रंग का अरक जब तमाम का तमाम नासिर के हलक में पहुंच गया तो ड्रैकुला ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। उसके नजदीक ही लेटकर सो गया। नासिर को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आंखें खोलकर उसने इधर उधर देखा और फिर उठकर बैठ गया। दफतन उसे जोर का चक्कर आया। उसने गिरने से बचने के लिए जमीन पर दोनों हाथ टिका दिए। उसका सर घूम रहा था, मुंह का मजा खराब हो रहा था। ये कैसे हुआ? आखिर ये कैसे हुआ? दफतन उसे कल के वाकयात याद आए। ड्रैकुला याद आया। उसने जल्दी से गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। थोड़े ही फासले पर वो जमीन पर सो रहा था। नासिर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये अच्छा दोस्त मिला। पता नहीं क्या शख्सियत है इसकी। बाहर सूरत वो बड़ा अजीबोगरीब था, लेकिन मेरी कैफियत को क्या हो गया? दफतन उसके जहन में मीठे मीठे नकूश उजागर हुए। रात के वाकयात के बारे में उसने सोचा। पता नहीं रात का कौन सा पहर था। उसने एक ख्वाब देखा था।
बड़ा ही अनोखा ख्वाब, जैसे कोई उसका मुंह भींचे हुए हो और उसकी गर्दन में। उसने बेख्तियार अपना हाथ गर्दन पर फेरा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर दो सुराख हैं और फोड़े की तरह दुख रहे थे ये सुराख। उसने एक सिसकी सी ली और इस बारे में सोचने लगा। मुमकिन है कोई जानवर हो, मुमकिन है इस अतराफ में हशरातुल अर्ज बिखरे हुए हों, लेकिन ये अजीबोगरीब तकलीफ थी। उसकी निगाहें बेख्तियार ड्रैकुला की जानिब उठ गईं और उसने ड्रैकुला को करवट बदलते हुए देखा। चंद लम्हात के बाद वो भी उठकर बैठ गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो नासिर। हेलो मिस्टर ड्रैकुला, आपको नींद आ गई? हाँ, इंतहाई आरामदेह और पुरसकून नींद, जो तवील अरसे के बाद तुम्हारी बदौलत मुझे नसीब हुई। ये तो मेरा फर्ज था मिस्टर ड्रैकुला। मुझे तो खुशी है मैं आपकी जान बचाने में कामयाब हो गया, वरना ना जाने संदूक में पड़े पड़े आपको क्या क्या तकालीफ उठाना पड़ती। संदूक नहीं, ताबूत कहो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ड्रैकुला ने कहा। ओह सॉरी, नासिर ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं नासिर, तुमने वाकई मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं आपसे फिर यही कहूंगा मिस्टर ड्रैकुला कि बराह करम इस एहसान का बार बार तज़किरा करके मुझे शर्मिंदा न करें। नासिर, बड़ी गलती हो गई। तुम्हें भूख लग रही होगी, ड्रैकुला कहने लगा। हाँ, लग तो रही है, लेकिन रात मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा था। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे कोई जानवर मेरी गर्दन से चिपका हुआ है। देखें मिस्टर ड्रैकुला, मेरी गर्दन में तकलीफ भी हो रही है। क्या किसी जानवर ने मेरी गर्दन में दांत गाड़ दिए थे? देखूं, ड्रैकुला ने अनजान बनकर कहा और नासिर के करीब पहुंच गया। हाँ, दो निशान तो हैं, लेकिन मामूली से हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। सुनो, क्या मैं तुम्हारे लिए फल तोड़कर लाऊं? फल? वो तो बहुत फासले पर हैं, जंगल तो यहां से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूं। नासिर ने बहुत मना किया, लेकिन ड्रैकुला नहीं माना और तेजी से दौड़ने लगा। नासिर को बड़ी हैरत हुई इस शख्स के दौड़ने पर। वो इस तरह दौड़ रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो, और देखते ही देखते वो निगाहों से ओझल हो गया। नासिर फिर अपने जख्म के बारे में सोचने लगा। बार बार उसके जहन में ड्रैकुला का ख्याल आ जाता। यह आदमी खासा हमदर्द महसूस होता था, और फिर वो नासिर से काफी मोहब्बत से पेश आ रहा था। पता नहीं वो वापस चला जाएगा या नासिर के साथ रहेगा। नासिर के दिल में बेख्तियार यह ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये आदमी उसके साथ रहे तो बड़ा अच्छा हो। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ड्रैकुला फल लिए हुए वापस आ गया। उसने बहुत सारे फल तोड़ लिए थे। वो सारे फल उसने नासिर के सामने उलट दिए। अरे कमाल है मिस्टर ड्रैकुला, आप तो इतनी फुर्ती से आए जैसे यहीं कहीं करीब ही गए हों। मैंने कहा ना, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। लो फल खाओ। और नासिर फल खाने लगा, लेकिन उसे बदस्तूर कमजोरी महसूस हो रही थी। वो एक चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। ड्रैकुला उससे थोड़े फासले पर बैठा फल खा रहा था। वैसे मिस्टर ड्रैकुला, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या आप वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे? मेरी दुनिया? ड्रैकुला एक सेब दांतों से काटते काटते रुक गया। चंद लम्हात सेब पर निगाहें जमाए रहा, फिर बोला, नहीं, मेरी कोई दुनिया नहीं। बस जहां भी रह जाऊं वही मेरी दुनिया बन जाती है। तो फिर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे साथ ही रहें। कोई हर्ज नहीं है, ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सेब खाने लगा। फिर बोला, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ नासिर। तुम इन जंगलों में क्यों भटक रहे हो? नासिर के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोला, मेरी कहानी आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगी मिस्टर ड्रैकुला। बस यूं समझिए, ये जुल्म की कहानी है, एक डाकू की कहानी है, जिसने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया और मुझे इन जंगलों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। नासिर ने कहा। कौन डाकू था वो? डाकू इमाम बख्श। कहाँ रहता है? यहीं इसी इलाके में, नासिर ने कहा और उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। इस कहानी में उसके नए दोस्तों का जिक्र भी था, जिसमें झींगू, माईतूरा, पोपल, पंचू, मनकू और न जाने कौन कौन शामिल था। ड्रैकुला बड़ी दिलचस्पी से उसकी ये सारी कहानी सुन रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई फिक्र की बात नहीं माय डियर नासिर। डाकू इमाम बख्श की तलाश में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप मिस्टर ड्रैकुला? हाँ, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और फिर वीरानों में रहना मेरी आदत है। मैं उस जलील डाकू का पता जरूर चला लूंगा, और इसके बाद नासिर, हम दोनों मिलकर उससे इंतकाम लेंगे। नासिर उछलकर खड़ा हो गया था। क्या वाकई मिस्टर ड्रैकुला? हाँ, लेकिन नासिर, मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे, ड्रैकुला ने कहा। हाँ हाँ, फरमाइए फरमाइए। मैं तो बहुत खुश हूं इस बात पर कि मेरा कोई ऐसा साथी पैदा हो गया। वो बेचारे झींगू और पंचू तो मुर्दा इंसान है। एक बात बताइए मिस्टर ड्रैकुला। हाँ हाँ, पूछो। आप मुर्दा तो नहीं हैं? नहीं, मैं जिंदा इंसान हूं और जिंदगी की तरह तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे साथ रह सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। बाहर तौर मैं कह रहा था कि वो लोग तो मेरी कोई मदद कर नहीं सकते, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है।
लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। देखो दोस्त, तुमने मुझे ताबूत से निकाला है। तुम मुझसे कहते हो कि मुझे बार बार तुम्हारे एहसान का तज़किरा नहीं करना चाहिए। चुनाचे जो कुछ मैंने कहा है उसका भी तुम तज़किरा मत करो। अब ये बताओ, हमें चलना कहाँ चाहिए? मेरे ख्याल में इन पत्थरों से वापस चलें। जंगलों से फल लाने के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ती है, इसलिए हम वापस जंगल चलते हैं। ठीक है, वहां चलो, लेकिन हम जंगलों में ज्यादा अरसा रहेंगे नहीं। वो देखा जाएगा। मेरा ख्याल है मेरे दोस्त पंचू वगैरह बड़े परेशान होंगे। वो सोच रहे होंगे कि शायद मैं बहुत दूर निकल गया। उनसे मुलाकात करना भी बहुत जरूरी है, नासिर ने कहा। ठीक है, ड्रैकुला ने जवाब दिया, और फिर वो नासिर का हाथ पकड़कर जंगलों की तरफ चल पड़ा। नासिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इससे पहले कभी उसे इतनी कमजोरी महसूस नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। ना जाने क्या बात थी। रात को तबीयत बड़ी खराब हो गई। बहरहाल वो ये तवील सफर तय करके उस जंगल में पहुंच गए जिसके किनारे नदी बह रही थी। जंगल में पहुंचने के बाद नासिर ने ड्रैकुला को अपनी आरामगाह दिखाई और ड्रैकुला उसे देखकर हंसने लगा। तुम यहाँ क्यों रहते हो नासिर? रहता नहीं, बस यूं समझिए कि वक्ती तौर पर इस तरफ निकल आया था। मैं अपनी जिंदगी का एक मकसद बना चुका हूँ, डाकू इमाम बख्श की तलाश। लेकिन डाकू इमाम बख्श तुम्हें इन इलाकों में कहाँ से मिल जाएगा? वो वीरानों में रहता है। मैं इसी फिक्र में था कि कभी वो नजर आ जाए तो उसका पता लगाऊं। पता लगाकर क्या करोगे? उसे कत्ल कर दूंगा। किस तरह? ये तो बाद में ही सोचूंगा। ठीक है नासिर, अब तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसानमंद हूं, नासिर ने कहा, और फिर जल्दी से मुंह बंद कर लिया। ड्रैकुला हंसने लगा। दिन भर वो दोनों यहां रुके रहे। शाम हो गई थी। फिर नासिर ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोस्तों से नदी पार करके मिल आऊं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, या तुम तन्हा ही उनसे मिलना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइए मैं आपको उनसे मिलाऊं। वो नदी पार नहीं आ सकते, इसलिए कि वो रूहें हैं, और रूहें पानी पार नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं, वो कमजोर रूहें होंगी, ड्रैकुला ने जवाब दिया। नासिर की समझ में बात नहीं आई। बाहर तौर वो नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच गई। फिर उसने आवाज लगाई, झिंगू, पंचू, माईतूना, पोपल, आओ भाई, कहाँ हो तुम लोग? मुलाकात नहीं की तुमने मुझसे? जरा ही देर में तेज हवाएं चलने लगी। पंचू हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। तेज हवा उसे उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती। उसके पीछे माईतूना, पोपल और पंचू दौड़ते चले आ रहे थे। उनके पीछे मनकू था, जो हंसता और खूखू करता चला रहा था, और सबसे आखिर में पोला था, जो तेजी से निकल रहा था। ड्रैकुला ने उन सबको देखा और वो ड्रैकुला के सामने पहुंच गई। दफतन पंचू ने चौंक कर ड्रैकुला की तरफ देखा और फिर खौफजदा अंदाज में एक दो कदम पीछे हट गया। यही कैफियत झींगू, माईतूना और मिस्टर पोपल की हुई। अरे अरे, डरो नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, वो सब बैक आवाज बोले। फिर मिस्टर पंचू ने कहा, इनके बदन से ये खुशबू कैसी उठ रही है? खुशबू? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही, नासिर ने कहा। लेकिन हमें आ रही है, वो सब बैक वक्त बोले, और ड्रैकुला हंसने लगा। डरो नहीं दोस्तों, ये खुशबू तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि तुम नासिर के दोस्त हो। अच्छा अच्छा, और क्या आप भी नासिर के दोस्त हैं? उन सब ने ड्रैकुला से पूछा। हाँ, मैं इसका गहरा दोस्त हूँ। अच्छा, तब तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमारे दोस्तों में एक और दोस्त का इजाफा हो गया, वो सब कहने लगे। फिर नासिर से झिंगू ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे नासिर? हम सब तुम्हारे लिए बड़े उदास थे। दोस्तों, मैं अपने मिशन की तकमील के लिए गया था, डाकू इमाम बख्श की तलाश में। लेकिन अफसोस, अभी वो मुझे नहीं मिला, और मिस्टर ड्रैकुला मिल गए, पंचू ने कहा। हाँ, इनसे मेरी मुलाकात हो गई। बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर। और सुनो, तुम वापस चले जाओ। पोला का कहना है कि आज राजा सौरन सिंह फिर गश्त की तैयारियां कर रहा है, इसलिए आज हम लोग ज्यादा देर तुम्हारे पास नहीं रुक सकेंगे। अच्छा ठीक है, आओ मिस्टर ड्रैकुला वापस चलें, नासिर ने कहा, और वो सब वापस चले गए। नासिर नदी पार करके बाग में आ गया। राजा सौरन सिंह का क्या मामला है? ड्रैकुला ने पूछा। मैं तुम्हें उसकी कहानी सुना दूंगा। आज रात तुम उसका गश्त देख ही लोगे। है कौन वो? सुना है इन इलाकों का राजा था, अब मर चुका है। वो अपने भेड़ियों के साथ निकलता है, और इस इलाके के कीड़े मकोड़े भी उसके खौफ से छुप जाते हैं। अच्छा ठीक है, आज रात उसे भी देख लेंगे, ड्रैकुला ने कहा। नहीं नहीं, उसके रास्ते में जाना अच्छा नहीं होता, उससे नुकसान पहुंच सकता है, नासिर बोला। ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त गुजरता रहा। रात काफी गहरी होती चली गई। फिर दूर से आवाज सुनाई दी, हे हैया हैया, और मुठ में रोशनी फैल गई। ड्रैकुला दिलचस्प अंदाज में यह सब कुछ देख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जमीन हिलने लगी। राजा सौरन सिंह के भेड़िए धड़धड़ाते हुए आ रहे थे।
और उनके पीछे वही सफेद धुएं में लिपटा हुआ गडरिया उनके पीछे दौड़ रहा था। दौड़ क्या रहा था, बल्कि यूं कहा जाए कि फिजा में तैर रहा था। बस उसका चेहरा ही नजर आता था, बाकी बदन तो सफेद से धुएं में लिपटा हुआ था। उसने नदी के सामने से गश्त करते हुए तेज रफ्तारी से अपना पहला चक्कर पूरा किया, और जब वो निगाहों से मासूम हो गया तो ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा, तमाशा देखोगे नासिर? कैसा तमाशा? ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, लेकिन तुम यही रहो, ड्रैकुला ने कहा। मिस्टर ड्रैकुला, बराहे करम उस तरफ मत जाइए, आपकी जिंदगी को खतरा पेश आ सकता है। नहीं दोस्त, तुम बस देखते रहो। ड्रैकुला नदी अबूर करके दूसरी तरफ पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद जमीन पर धमक फिर सुनाई देने लगी। भेड़िए, खौफनाक भेड़िए दंदनाते चले आ रहे थे, और उनके पीछे वही खौफनाक आवाजें उभर रही थीं। ड्रैकुला ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उस वक्त वो किसी चमगादड़ की तरह मालूम हो रहा था। उसके हाथों में लटका हुआ लिबास किसी चमगादड़ के परों की तरह फैला हुआ था। वो इस तरह रास्ता रोककर खड़ा हो गया जैसे राजा सोरन सिंह के रास्ते में आना चाहता हो। नासिर का दिल खौफ और दहशत से धड़कने लगा। उसे वाकई उस वक्त बेहद खौफ महसूस हो रहा था। उसी वक्त राजा सोरन सिंह की सवारी वापस आ गई, और ड्रैकुला के हलक से एक अजीब आवाज निकलना शुरू हो गई। नासिर ने उन भेड़ियों के जबड़े बंद होते देखे जो किसी शय को खातिर ही में न लाते थे। वो गर्दन घुमाकर राजा सोरन सिंह को देखने लगे, जो उनके पीछे चला आ रहा था। राजा सोरन सिंह भी ठिठक कर रुक गया। ड्रैकुला उनके रास्ते में खड़ा हो गया। दफातन भेड़ियों ने रुख बदल लिया और दुम दबाकर भागने लगे। राजा सोरन सिंह की आवाज फिर सुनाई दी, और इसके बाद मुठ में अंधेरा छा गया। नासिर तो ये देखकर हैरान रह गया। उसके दोस्त ड्रैकुला ने राजा सोरन सिंह जैसी खौफनाक बला और उसके भेड़ियों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था। इसका मकसद है कि ड्रैकुला कोई बहुत ही ऊंची चीज है, नासिर दिल ही दिल में सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद ड्रैकुला वापस उसके पास आ गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अब जब तक मैं इस जंगल में हूं वो यहां नहीं आएगा, उसने भारी लहजे में कहा। मगर वो डर कैसे गया मिस्टर ड्रैकुला? ये बात की बातें हैं नासिर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ही मालूम होगा, ड्रैकुला ने जवाब दिया। ड्रैकुला बहुत देर तक नासिर से बातें करता रहा। फिर नासिर को नींद आने लगी और वो सो गया। ड्रैकुला भी उसे थोड़े फासले पर लेट गया, लेकिन वो जाग रहा था। चांद आसमान पर बुलंद होता जा रहा था, और चांदनी दरख्तों के पत्तों से नीचे छिन रही थी। नासिर की तेज सांसें उभर रही थी। ड्रैकुला को बेचैनी होने लगी। थोड़ी देर तक वो करवटें बदलता रहा और फिर उठकर बैठ गया। न जाने उसके जहन में क्या ख्यालात आ रहे थे। वो परेशान सी निगाहों से इधर उधर देखता था, और फिर उसकी निगाह नासिर की गर्दन पर थी। वो उसकी गर्दन के सुर्ख निशानों को देख रहा था, जो उसके दांतों ही से बने थे। उसकी आंखों की सुर्खी गहरी होती जा रही थी। फिर उसके सफेद दांत चमकने लगे। दोनों सिमतों के दो दांत आगे निकल आए, और उसकी सूरत बेहद भयानक लग रही थी। फिर वह झुका और उसने नासिर की गर्दन में अपने दांत व्यवस्थ कर दिए। नासिर के दिल खराश चीख उभरी, लेकिन दूसरे लम्हे ड्रैकुला का चौड़ा हाथ उसके मुंह पर जम गया। नासिर तड़प रहा था, अजियत से कराह रहा था, लेकिन ड्रैकुला उसका खून पी रहा था। उसके हलक से भेड़ियों जैसी खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता नासिर का बदन साकित होता चला गया। चंद लम्हात के बाद वो बेहोश हो गया। ड्रैकुला उसका खून पीता रहा, और फिर ना जाने उसे क्या ख्याल आया। उसने जल्दी से अपने दांत नासिर की गर्दन से निकाल लिए। वो नासिर की शक्ल देख रहा था। नासिर बेचारा खून निकल जाने की वजह से जर्द पड़ गया। ड्रैकुला की आंखों में तशवीश के आसार उभर आए। उसके दांत अब अंदर चले गए थे, और वो फिर से इंसान नजर आने लगा। वो जल्दी जल्दी दरख्तों की जड़ों के पास पहुंच गया। वहां से उसने वही मखसूस किस्म की घास तोड़ी और उसका रख निकालकर नासिर के हलक में डालने लगा। इस काम से फारिग होकर वो नासिर के नजदीक ही बैठ गया। नासिर गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बेसुध पड़ा हुआ था। ड्रैकुला ने परेशानी के आलम में आंखें बंद कर ली। फिर उसके होंठों से बुड़बुड़ाहट निकली। नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है, मुझे इसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। कोई और ही ठिकाना तलाश करना होगा। कल दिन की रोशनी में हम दोनों यहां से चल पड़ेंगे। इसके बाद वो नासिर के नजदीक ही लेट गया, और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। दूसरी सुबह नासिर जागा तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। वो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। उठकर बैठा तो उसे चक्कर आने लगे। ड्रैकुला भी जाग गया। उसने नासिर को संभाला और बोला, कैसी तबीयत है नासिर? बहुत खराब मालूम होती है। मैं तुम्हें क्या बताऊं मिस्टर ड्रैकुला, कि रात मैंने फिर वही ख्वाब देखा था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई जानवर मेरी गर्दन से चिपक गया हो। देखो, मेरी गर्दन में फिर तकलीफ हो रही है। तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए उम्दा किस्म के फल तोड़ कर लाता हूँ, ड्रैकुला ने कहा। फिर वो बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम फिर कर फल तोड़ने लगा। इन फलों को उसने नासिर को खिलाया, तब कहीं नासिर की जान में जान आई।
पता नहीं मेरे साथ ये क्यों होने लगा है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, ड्रैकुला ने जवाब दिया। क्या मालूम है? देखो भाई, इंसानी जिंदगी के लिए ग़िज़ाइयत ज़रूरी चीज़ है। तुम फल खा रहे हो, बेशक फल अच्छी चीज़ होती हैं, लेकिन इंसानी बदन को बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पेश आती है। मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा, नासिर ने कहा। हम किसी बस्ती की तरफ चलते हैं। ठीक है, तुम ना अपनी बस्ती की तरफ जाओ, ना उस बस्ती की तरफ जहां तुम्हें पनाह मिली थी और जहां तुम्हारे जानने वाले मौजूद हैं, बल्कि हम कोई नई बस्ती तलाश करते हैं। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों को कोई ना जानता हो। वहां क्याम करेंगे और वहीं पर हमें ग़िज़ाएं वगैरह मुहैया हो जाएंगी। इस तरह तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, ड्रैकुला ने कहा। अगर आपकी ये तजवीज़ है तो मैं इससे इनकार तो नहीं करता, लेकिन मिस्टर ड्रैकुला, आप मेरा मकसद जानते हैं। मैं अपने माँ बाप का इंतकाम लिए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा, नासिर ने कहा। भाई, तुम्हें सुकून से बैठने को कहता कौन है? तुमने ड्रैकुला की ताकत देख ली। सोरन सिंह जैसा खतरनाक मुर्दा ड्रैकुला को देखकर भाग गया, तो बाकी किसी की क्या जुर्रत हो सकती है? मैं हर तरह तुम्हारा साथ दूंगा। इन वीरानों में तुम काफी वक्त गुजार चुके हो और तुम्हें डाकू इमाम बख्श का कोई पता नहीं चल सका। अब हम यूं करते हैं कि बस्तियों में उसका पता चलाएंगे। बल्कि मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, डाकू इमाम बख्श तुम्हारी बस्ती को तबाह करने के बाद खामोशी से तो ना बैठ गया होगा। वो अब भी डाके डाल रहा होगा। अगर हम वीरानों में बैठे उसका इंतजार करते रहे तो वो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। वह मुख्तलिफ बस्तियों में डाके डालता रहेगा। हम किसी बस्ती में चलते हैं, उस बस्ती से दूसरी बस्ती चलेंगे और डाकू इमाम बख्श को तलाश करेंगे। बस्ती बस्ती घूमकर हम उसे तलाश करेंगे और अगर किसी रात हमें डाकू इमाम बख्श नजर आ गया तो फिर हम उसका पीछा करेंगे और उसका पता चला लेंगे। वाह, ये तो बड़ी उम्दा तरकीब है। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो अब सोच लो, अब तो ड्रैकुला तुम्हारा दोस्त है, काउंट ड्रैकुला ने कहा। और इसके बाद नासिर तैयार हो गया। नासिर ड्रैकुला पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगा। वो आखिरी बार अपने दोस्तों से मिला जब पंचू, झिंगू, पोपल, मनकू और माई तूरा को उसके जाने का इल्म हुआ तो वो सब बहुत अफसरदा हुए और उन्होंने भारी आवाज में कहा, इसलिए हम किसी जिंदा इंसान से दोस्ती नहीं कर रहे थे नासिर। हमें यकीन था कि एक दिन तुम जिंदों की दुनिया में चले जाओगे और हम तुम्हें याद करते रह जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, मैं अक्सर तुमसे मुलाकात के लिए आता रहूंगा, ये मेरा वादा है। वादा करते हो? माई तूरा ने कहा। हाँ माई तूरा, नासिर कभी झूठा वादा नहीं करता। अच्छा तो फिर ठीक है। जाहिर है तुम हम मुर्दों के दरमियान कैसे जिंदगी गुजार सकते हो। उन लोगों ने नासिर को अलविदा किया और नासिर ड्रैकुला के साथ सफर करता रहा। ड्रैकुला ने अपनी नई मंजिल का तयन खुद ही कर लिया। 2 दिन और 2 रातें चलने के बाद उन्हें दूर से एक बस्ती नजर आई। उस वक्त सूरज निकल रहा था जब उन्होंने बस्ती देखी। खासी बड़ी बस्ती थी। ऊंचे ऊंचे मकानात चारों तरफ बिखरे हुए थे। कोई छोटा मोटा कस्बा मालूम होता था। जब वो फासला अबूर करके कस्बा के नजदीक पहुंचे तो पता चला कि इस कस्बे का नाम एहसानपुर है। नासिर ने इससे पहले एहसानपुर का नाम कभी नहीं सुना था। उसने परेशानी से ड्रैकुला की जानिब देखा और बोला, एक बात बताइए मिस्टर ड्रैकुला, आपके पास रकम मौजूद है? बस्तियों में रकम की जरूरत पड़ती है। हम कोई चीज मुफ्त नहीं खा सकते। तुम इन तमाम बातों की फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। आओ सबसे पहले हम बस्ती के किसी बाजार में चलते हैं। वहां से नए लिबास खरीदेंगे ताकि लोग हमें ताज्जुब से ना देखें। काउंट ड्रैकुला उस वक्त एक आम इंसान नजर आ रहा था। उसने अपना वो लिबास छुपा लिया था जो चमगादड़ के परों की मानंद था, और जब वो हाथ बुलंद करता तो वो भी चमगादड़ के परों की तरह फैल जाता। थोड़ी देर के बाद वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान में दाखिल हुए। नासिर को हैरत थी कि ड्रैकुला के पास नकदी कहां से आई। वो तो ताबूत में बहता हुआ आया था। बाहर तौर उसने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि काउंट ड्रैकुला ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। काउंट ड्रैकुला ने नासिर के साइज के कई लिबास खरीदे, फिर अपने लिए भी कई सूट, टाइयां और दूसरी चीजें खरीदी, और इसके बाद उन तमाम चीजों को रखने के लिए 2 सूटकेस भी खरीदे गए। फिर उसने दुकानदार ही से कहा, भाई हम इस कस्बे में नए नए आए हैं, क्या यहाँ हमें कोई होटल वगैरह मिल सकता है? साहिब जी, बड़े होटल तो यहाँ नहीं हैं, छोटे छोटे कई होटल हैं जिनमें रिहाइश का बंदोबस्त भी है। हमें किसी ऐसे होटल का पता बता दो, ड्रैकुला ने कहा। वो सामने ही नजर आ रहा है, अल्लाह रखा होटल। दुकानदार ने एक तरफ इशारा किया और ड्रैकुला उस होटल की जानिब देखने लगा। एक मंजिला इमारत थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। ड्रैकुला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने नासिर से कहा, चलो भाई नासिर, अल्लाह रखा होटल में ही क्याम किया जाएगा। वह थोड़ी देर के बाद होटल के पास पहुंच गई। एक बड़े से अहाते को अबूर करके वो एक कमरे में पहुंच गई जो हॉल था। यहाँ मिस्टर अल्लाह रखा अपनी बड़ी सी तौंद के साथ तशरीफ फरमा थे। काउंट ड्रैकुला ने निहायत तहजीब से उनसे होटल में एक कमरा हासिल करने की दरख्वास्त की।
और अल्लाह रखा साहब ने फौरन उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली। वो खुद ही उन्हें होटल के उस कमरे तक पहुंचाने आया। उस कमरे में 2 बिस्तर लगा दिए गए थे। अच्छा खासा कुशादा कमरा था। वैसे होटल में बहुत कम लोग रहते थे। ये कस्बा बस ऐसा ही था। ज्यादा आमदोरफ्त नहीं थी यहाँ लोगों की। लेकिन होटल का खाना बहुत मजेदार था। ना जाने कितने अरसे के बाद नासिर ने खाना खाया और उसे वाकई ये महसूस हुआ जैसे उसके बदन में नई जिंदगी दौड़ गई हो। काउंटर ड्रैकुला ने भी उसके साथ ही खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद नासिर ने कहा, मैं तो अब आराम करूंगा मिस्टर ड्रैकुला, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। बहुत अरसे के बाद तुमने गिजा खाई है, तुम पर सुस्ती चढ़ रही होगी। नासिर ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और सोने के लिए लेट गया। ड्रैकुला की आंखों में मुसर्रत की लहरें छाई हुई थी और वो कह रहा था, अब ठीक है, कम से कम मेरा मकसद यहां से तो पूरा हो ही जाएगा। पूरा दिन गुजर गया। नासिर सारा दिन सोता रहा। शाम ढले वो जागा, लेकिन उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे पेट तो भरा हुआ है, लेकिन रूह को किसी और चीज की जरूरत महसूस हो रही है। ये क्या चीज हो सकती है? उसने दिल ही दिल में सोचा। ड्रैकुला से उसने इस सिलसिले में बात की तो ड्रैकुला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ भाई, तुम्हारे अंदर अब एक नई कैफियत पैदा हो गई है और तुम्हें अपने आप को संभालने में कुछ वक्त लगेगा। वो कैफियत कैसी है मिस्टर ड्रैकुला? नासिर ने पूछा। अभी मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, इंतजार करो। जब तुम्हारी ये बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे बता देना। नासिर को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा ताज्जुब होने लगा। फिर उसने कहा, क्या कस्बे की सैर को नहीं चलेंगे मिस्टर ड्रैकुला? ओहो, ये वक्त तो मुनासिब नहीं है। बेहतर तो यह है कि कल दिन में हम इस पूरे कस्बे की सैर करें। रात तो तुम आराम से गुजारो। बहुत दिनों की थकन है। जमीन पर या दरख्तों की शाखों पर सोने से इंसान की नींद पूरी नहीं होती और वह बेचैन रहता है। ठीक है, मैंने तो तहिया कर लिया है कि आपकी हर बात मानूंगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो नासिर, ड्रैकुला ने कहा। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। नासिर तकरीबन 11 बजे दिन तक जागता रहा। ड्रैकुला अपने बिस्तर पर करवटें बदल कर सो गया। नासिर बहुत देर तक अपने माँ बाप को याद करता रहा। उसे अपनी बस्ती का एक एक आदमी याद आ रहा था। पढ़ाई लिखाई से तो उसका दिल उचाट हो ही गया था। वो सोचता था कि पढ़ लिख कर वो क्या करेगा। हाँ, डाकू इमाम बख्श उसके जहन में चुभता रहता। उस कमबख्त का कोई पता चले तो मैं उससे जी भर के इंतकाम लूं। वो सोचते सोचते सो गया। ड्रैकुला शायद उसके सोने का ही इंतजार कर रहा था। उसने करवट बदलकर नासिर को आवाज दी, लेकिन नासिर के गहरे सांसों की आवाज उभर रही थी। तब ड्रैकुला अपनी जगह से उठ गया। उसने अपना वही पुराना लिबास निकालकर बदन पर जेबतन किया और रात के सन्नाटों में कमरे से बाहर निकल आया। होटल में गहरी तारीकी और खामोशी छाई हुई थी। ड्रैकुला होटल के बरामदे में खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर वो होटल से बाहर निकल आया। अब वो कस्बे की सुनसान गलियों में जा रहा था। बस्ती के आवारा कुत्ते उसे देखकर भौं भौं करते हुए किसी न किसी जगह छुप गए। वो ड्रैकुला के रास्ते में नहीं आ रहे थे। ड्रैकुला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ बस्ती के एक मकान के पास पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा। मकान के अहाते में एक शख्स सो रहा था। ड्रैकुला बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया। सोता हुआ शख्स एक नौजवान आदमी था और गहरे गहरे खराटे ले रहा था। ड्रैकुला ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा। दूसरे लम्हे उसने उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर जगा दिया। जागने वाले शख्स ने खौफजदा अंदाज में अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखा और उसकी सूरत देखकर उसकी घिग्गी बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा हमदर्द हूं। ड्रैकुला के अलग से अजीब सी भयानक आवाज निकली। वो आदमी चीख मारकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्रैकुला ने किसी दरिंदे की तरह उसे दबोच लिया। फिर वो बोला, कहां जाते हो दोस्त? तुम तो मेरी बहुत बड़ी जरूरत हो। मैं तवील अरसा के बाद अपनी प्यास बुझाऊंगा। बहुत दिन हो गई, मैंने जी भर के खून नहीं पिया। खून? हाँ, खून, ड्रैकुला ने कहा और दूसरे लम्हे उसने आदमी की खोपड़ी पकड़कर उस पर एक जोरदार घुंसा रसीद कर दिया। उस आदमी का सर चकरा गया। वो धड़ से जमीन पर गिरा और ड्रैकुला उसके सीने पर सवार हो गया। उसने पूरी कुव्वत से उस आदमी का मुंह भींच लिया था। उस आदमी के हलक से कई खौफनाक आवाजें निकली और फिर वो बेहोश हो गया। ड्रैकुला ने अपने लंबे दांत, जो अब उसके धाने से बाहर निकल आए थे, उस आदमी की शारग में पेवस्त कर दिए। वो उसकी गर्दन से किसी जौंक की तरह चिमटकर खून पीने लगा। अचानक उस पर तेज रोशनी पड़ी। गालिबन उस आदमी की चीखें अंदर सुन ली गई थी। मकान के मकीन बड़ी सी टॉर्च की रोशनी में ड्रैकुला को देख रहे थे। फिर वो खौफनाक सी आवाजों में चीखने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ! अरे देखो, ये कौन है? ये क्या हो रहा है? चारों तरफ से चीखों की आवाजें उभरने लगीं। ड्रैकुला मजे से उस आदमी का खून पी रहा था। किसी ने उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश नहीं की। उस जवान आदमी का सारा खून चूसने के बाद वो उठा। उसने अहाते की काफी ऊंची दीवार इस तरह पार की
जैसे वो कोई उड़ने वाला परिंदा हो। उसके चिमगादड़ नुमा पर फैले हुए थे और वो फिजा में परवाज कर रहा था। सब लोग हैरान रह गए। फिर उनमें से किसी को होश आया और वो चीखता चिल्लाता ड्रैकुला की तरफ भागा। पकड़ो पकड़ो, ये कोई दरिंदा है, ये कोई अजीबोगरीब दरिंदा है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन ड्रैकुला को पकड़ना उनके बस की बात नहीं थी। वो इस तरह छलांगे लगा रहा था जैसे वाकई फिजाओं में तैर रहा हो। और देखते ही देखते वो काफी दूर निकल आया। पूरी बस्ती जाग गई थी। शोर की आवाजें बुलंद हो रही थीं। फिर किसी ने दहशत ज़दा लहजे में कहा, कौन आ गया? क्या डाकू आ गए? लेकिन किसी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ड्रैकुला ने फिर एक छलांग लगाई। अब वो अपने होटल के नजदीक पहुंच गया था। होटल पहुंचकर उसने तेजी से अपने कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा नासिर बदस्तूर सो रहा था। उसने लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गया। अब उसके सुरख होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो बड़े भयानक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। लेकिन दूसरी सुबह कस्बे वालों के लिए बड़ी ही हौलनाक थी। पंडित मोहनदास के नौजवान बेटे का खून हो गया। वो मर गया, लेकिन उसे हलाक करने वाली अजीबोगरीब शय थी। लोगों ने तरह तरह के बयानात दिए। कोई कहता था कि वो बिल्कुल आदमी की शक्ल का था, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पांव, लेकिन उसके पर थे काले रंग के पर, और वो किसी चिमगादड़ की तरह परवाज कर रहा था। मोहनदास के बेटे की गर्दन पर 2 निशानात पाए गए थे। उन निशानात से उसके बदन का सारा खून चूस लिया गया। अब उस नौजवान शख्स के बदन के अंदर एक कतरा खून भी बाकी नहीं रहा था। वह खून निकल जाने की वजह से मर चुका था। सारे कस्बे में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। नासिर ने भी ये खबरें सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने इस सिलसिले में ड्रैकुला से कहा, मिस्टर ड्रैकुला, ये क्या खबर है? आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, कोई ऐसा जानवर होगा जो आदमखोर होगा। कभी कभी ऐसे जानवर बस्तियों में पहुंच जाते हैं। फिर तो यहां रहना ठीक नहीं। नहीं, वो जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उसका इंतजार करेंगे। अच्छा है बस्ती वालों को उससे निजात दिला दी जाए। और अगर उसने हमारा खून पी लिया तो? कभी नहीं पी सकेगा। तुम जानते हो नासिर मैं क्या चीज हूं? हाँ, ये तो है, नासिर ने कहा और खामोश हो गया। दूसरी रात आ गई और उस रात भी ड्रैकुला ने एक आदमी को अपना शिकार बनाया। अब तो कस्बे वालों में ऐसी खौफ और दहशत की लहर फैली कि लोग सरे शाम ही अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोने लगे। नासिर यहां ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त रहती थी। अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं खाता था। काउंट ड्रैकुला ने उसे अच्छी खासी रकम दे दी। पता नहीं ये रकम उसने कहां से हासिल की थी। नासिर को अब कोई तकलीफ नहीं थी। उसकी सेहत भी ठीक ठाक थी। गर्दन के जख्म भी अब ठीक होते जा रहे थे। लेकिन एक अजीब सी कैफियत थी जो उस पर तारी थी। दिल में एक बेचैनी का एहसास उसे सुकून नहीं लेने देता। अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं खाने के बावजूद उसके अंदर एक कमी सी पैदा होती जा रही थी। वो चाहता था उसे कोई ऐसी चीज मिले जिससे उसकी ये ग़िज़ाई कमी पूरी हो जाए। लेकिन वो चीज क्या हो सकती है? नासिर की समझ में कोई बात ना आ सकी। दूसरे दिन सुबह जब अल्लाह रखा उनके लिए नाश्ता लेकर आया तो उसका चेहरा खौफ से सफेद हो रहा था। नाश्ता उनके सामने रखकर वो उनके पास ही बैठ गया। आपने कस्बे की बला के बारे में सुना है भाई साहब? उसने ड्रैकुला को मुखातिब करके कहा। हाँ, अल्लाह रखा, सुना तो है, पर यह कैसी बला है? बस्ती वालों ने उसके बारे में सही बात भी तो नहीं बताई। बस भाई साहब, बस्ती वाले कहते हैं वो कोई इंसान ही लगता है। काले कपड़े पहने होता है, उसके पर से होते हैं जैसे चमगादड़ के पर होते हैं। वो बहुत तेज दौड़ता है, बल्कि चमगादड़ की तरह फिजा में उड़ता है, और रोजाना किसी न किसी का खून होता है। एहसानपुर में इससे पहले ऐसी कोई बला नाजिल नहीं हुई। पता नहीं वो कौन है और कहां से आ गई है। आज दोपहर को चौधरी साहब के यहाँ मीटिंग है। चौधरी साहब इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे, और अगर जरूरत हुई तो पास के शहर से पुलिस बुलवाई जाएगी। यहाँ पुलिस नहीं है? ड्रैकुला ने पूछा। नहीं जी, थोड़े फासले पर एक पुलिस चौकी है। जब कोई काम होता है तो चौकी से पुलिस वाले यहाँ आ जाते हैं। बड़ा स्टेशन शहर में ही है। हाँ, ये तो अच्छी बात होगी। अगर पुलिस को इस सिलसिले में इतला दे दी जाए, जाहिर है वो बला बस्ती वालों के बस में नहीं आएगी। अल्लाह रखा थोड़ी देर तक बैठा तशवीश का इजहार करता रहा। फिर बर्तन उठाते हुए बोला, रात को अपने कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया करें साहब जी। पता नहीं कभी उसका रुख इधर भी हो जाए। ऐसी बातें मत करो अल्लाह रखा, हमें डर लगता है। ड्रैकुला ने कहा और अल्लाह रखा गर्दन हिलाने लगा। नासिर ताज्जुब से ड्रैकुला को देखने लगा। फिर बोला, आपको डर लगता है मिस्टर ड्रैकुला? मेरा ख्याल था कि आप किसी चीज से नहीं डरते। नहीं भाई, किसी न किसी चीज से तो डरना ही पड़ता है। छोड़ो इन बातों को। ड्रैकुला बात टाल गया। आओ बस्ती की सैर को चलें। वो दोनों तैयार होकर बाहर निकल आए और बस्ती घूमने लगे। सारी बस्ती में खौफो हरास नजर आ रहा था।
लोग जहां जहां बैठे थे वहीं वहीं उस खौफनाक बला की बातें हो रही थीं। वो काफी देर में होटल वापस आई। होटल वापस पहुंचे तो नासिर ने कहा, अब क्या ख्याल है मिस्टर ड्रैकुला? हम इसी बस्ती में रहेंगे या यहाँ से कहीं और चलना है? जरा उस बला का तमाशा तो देख लें भाई। देखें तो जरा चौधरी साहब अपनी मीटिंग में क्या तय करते हैं। आराम करो, कुछ दिन बाद चलेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसा आप पसंद करें, नासिर ने जवाब दिया। ठीक 3 बजे अल्लाह रखा से मुलाकात हुई। ड्रैकुला ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, क्या हुआ अल्लाह रखा? क्या पुलिस स्टेशन को इतला कर दी गई है? नहीं जी, आज से यह तय हुआ है कि चौधरी साहब के बहुत सारे आदमी लाठियां कुल्हाड़े लेकर कस्बे में गश्त करेंगे और जहां भी वो बला नजर आई उसे हलाक कर देंगे। चौधरी साहब ने अपने आदमियों में राइफलें भी बांटी हैं। ये अच्छी बात है, इस तरह बला का जोर भी टूट जाएगा। ड्रैकुला ने जवाब दिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह रखा चला गया और ये लोग देर तक बातें करते रहे। रात हुई तो हस्बे आदत नासिर सोने के लिए लेट गया। उसने एहतियात से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। बला का ख्याल उसके ज़हन में भी आया था। ऐसी अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिली थी कि उसने सोचा कि एहतियात रखनी चाहिए। जब नासिर गहरी नींद सो गया तो ड्रैकुला अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और होटल के सेन में निकल आया। फिर होटल के सेन की दीवार को पार करना उसके लिए कोई मुश्किल न हुआ। वो तारीक और सुनसान गलियों में भटकने लगा। थोड़े ही फासले पर पहुंचा था कि 8-9 आदमियों का गिरोह उसे नजर आया। उनके पास तेज टॉर्चें थीं जिनकी रोशनी में वो गली के एक एक कोने का जायजा ले रहे थे। ड्रैकुला जल्दी से छुप गया। जब वो सब आगे चले गए तो एक बार फिर उसने अपनी जगह छोड़ दी और तेजी से एक और गली की तरफ मुड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लोगों ने अपने हाथों में सोना छोड़ दिया और कमरे बंद करके लेट गए थे। ड्रैकुला इधर उधर अपने शिकार की तलाश में भटकता रहा। जगह जगह उसे चौधरी के आदमी लाठी भालों बंदूकों और कुल्हाड़ों से मुसल्ला नजर आते। ये लोग खासे तनोमंद और कद्देआवर थे और ड्रैकुला को इसका एहसास था कि अगर उनसे भिड़ना पड़ा तो ये सब उसकी तिक्का बोटी कर देंगे। सारी रात वो अपने शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कामयाबी न हुई और वह वापस होटल की जानिब चल पड़ा। वैसे भी उसे रोजाना खून की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, जब 2-3 दिन गुजर जाते तो उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती। वापस होटल में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। नासिर जाग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। ड्रैकुला अंदर दाखिल हो गया। अरे, तुम जाग गए नासिर? हाँ, बस आंख खुल गई थी। आप कहाँ चले गए थे? बस ऐसे ही देखने गया था कि वो बला किसी को नजर आई या नहीं। नासिर ने कोई जवाब ना दिया। वह अजीब सी निगाहों से ड्रैकुला को देख रहा था, फिर वो आंखें बंद करके लेट गया। दूसरी रात भी ऐसे ही गुजर गई। ड्रैकुला को कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन दूसरी रात जब वो शिकार की तलाश में नाकाम होकर वापस आया तो नासिर को उसने दरवाजे पर खड़ा पाया। वो हस्बे आदत दीवार पार करके अंदर पहुंचा। नासिर चूंकि दरवाजे पर ही खड़ा था, उसने ड्रैकुला को इस अंदाज में आते हुए देख लिया। ड्रैकुला नासिर को देखकर चौंक पड़ा। अरे, तुम बाहर खड़े हुए हो? हाँ, आइए मिस्टर ड्रैकुला, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, नासिर ने कहा। और ड्रैकुला मुतअज्जब सा अंदर दाखिल हुआ। मैं अब समझ चुका हूं मिस्टर ड्रैकुला कि इंसानी खून चूसने वाली बला कौन सी है। क्या मतलब? मैं जानना चाहता हूं मिस्टर ड्रैकुला कि आप इंसानों का खून क्यों चूसते हैं, नासिर ने सवाल किया और ड्रैकुला के होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। तो तुमने अंदाजा लगा ही लिया नासिर। हाँ, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथी, और चाहता हूं कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। लेकिन आपकी ये कैफियत, मैंने उन लाशों का हाल भी सुना है मिस्टर ड्रैकुला जो लोगों को दस्तयाब होती हैं। उनकी गर्दन में 2 सुराख होती हैं, और क्या ऐसे ही सुराख मेरी गर्दन में नहीं हैं? हैं, बेशक हैं, लेकिन तुम तो जिंदा हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों जिंदा हूं, नासिर ने सवाल किया। इसलिए कि तुम मेरे दोस्त हो। सुनो नासिर, अब जबकि तुम्हें ये बात मालूम हो ही गई है तो मुख्तसर सी तफसील भी सुन लो। मैं दुनिया की हर गिजा खा लूं लेकिन मेरा पेट नहीं भरता उस वक्त तक जब तक मैं इंसानी खून ना चूस लूं। ऐसा क्यों हुआ और मुझे ये आदत क्यों पड़ी, ये एक तवील कहानी है जो मैं तुम्हें इस वक्त नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मैं खून के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इंसानी खून मेरी जिंदगी है। और नासिर, तुम्हें मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा। भला वो क्या, नासिर ने सवाल किया। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब, ये बताओ, ड्रैकुला ने पूछा। ठीक हूं, बस कमजोरी कमजोरी सी है। आखिर क्यों? अब तो तुम खूब ग़िज़ाएं खा रहे हो। हाँ, बस पता नहीं, मुझे पता है, ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ, जहां मैं कहूं, ड्रैकुला ने कहा और नासिर उठ गया। उसे अपने इस दोस्त से इस वक्त बहुत नफरत महसूस हो रही थी जो बेगुनाह इंसानों का खून पीकर उनकी जिंदगी छीन लेता था। काउंट ड्रैकुला के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो एक पुरस्कार आदमी है जिससे बड़े बड़े भूत भी डरते हैं। राजा सोरन सिंह की मिसाल उसके सामने थी।
ये अनोखा इंसान आज उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने जा रहा था। नासिर के ज़हन में बड़ा तजस्सुस था। वो ड्रैकुला के साथ बाहर निकल आया। सुनसान रात थी, हर तरफ हू का आलमतारी था। ड्रैकुला नासिर को लेकर होटल से बाहर निकल आया। आज रात जिम्मेदार साहब के बहुत से आदमी चारों तरफ गश्त कर रही हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो मौजूद ना हो। मैं अगर चाहता तो खुद उनमें से ही किसी को पकड़ सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अभी हमें यहीं इसी बस्ती में चंद दिन गुजारने हैं। मैं समझा नहीं। मैंने सोचा कोई हमें पहचान ना ले। ओह, तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो? मैंने कहा ना, फिर कभी तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। आओ वापस चलें, कोई हमें देख ना ले। फिर होटल से बाहर निकले ही क्यों थे? तुम्हें ताज़ा हवा खिलाने के लिए। आओ अंदर चलो। ड्रैकुला की बातें नासिर को बहुत पुरस्कार मालूम हो रही थीं। लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद जब ड्रैकुला अपने कमरे में जाने की बजाय होटल के मालिक अल्लाह रखा के कमरे की तरफ चला तो नासिर चौंक पड़ा। उधर कहाँ? आओ तो सही। ड्रैकुला ने नासिर का बाजू पकड़ लिया और नासिर हैरान उसके साथ चल पड़ा। चंद लम्हात के बाद वो अल्लाह रखा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह रखा की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? दरवाज़ा खोलो अल्लाह रखा, मुझे तुमसे काम है। ड्रैकुला की भयानक आवाज़ उभरी। कौन हो तुम? तुम्हारे मेहमान? इतनी रात गई, तुम्हें मुझसे क्या काम आ पड़ा? अल्लाह रखा ने दरवाज़ा खोल दिया। अंधेरे में उसने हैरान निगाहों से उन दोनों को देखा, पर परेशान लहजे में बोला, क्या काम आ पड़ा इस वक्त? एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अंदर कोई और तो नहीं है? बस मेरी बेटी सो रही है। आओ ठहरो, मैं रोशनी कर दूं। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर लैंप जलाया और फिर ड्रैकुला की तरफ मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। ड्रैकुला के दोनों दांत बाहर निकल आए थे और उसकी शक्ल बेहद भयानक हो रही थी। ये तुम्हें क्या हुआ? अल्लाह रखा ने सहमे हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे ड्रैकुला ने उस पर छलांग लगा दी। उसने किसी खूंखार चीते की तरह अल्लाह रखा को दबोच लिया और उसे लिए हुए जमीन पर आ पड़ा। अल्लाह रखा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन ड्रैकुला ने उसका मुंह भींच लिया। नासिर शशदर रह गया। मिस्टर ड्रैकुला, ये तुमने क्या किया? अभी उसने इतना ही कहा था कि ड्रैकुला ने अपनी खूनी आंखों से उसे देखा और नासिर की आवाज बंद हो गई। उसके सीने में भी एक शैतानी जज्बा उभरने लगा। सामने ही आईना लगा हुआ था। उसकी निगाह आईने पर पड़ी तो उसे अपना चेहरा भी बदलता हुआ नजर आया। उसके दो दांत लंबे होते जा रहे थे, आंखें सुर्ख हो रही थीं। इस दौरान ड्रैकुला अल्लाह रखा की गर्दन में अपने दांत गाड़ चुका था और अल्लाह रखा बेबस हो गया था। ड्रैकुला उसका खून पी रहा था। नासिर की निगाह आईने में कुछ और भी देख रही थी। सामने ही बिस्तर पर अल्लाह रखा की मासूम बेटी सो रही थी। उसकी उम्र तो 10 साल की होगी। अचानक ड्रैकुला ने अल्लाह रखा की गर्दन से मुंह हटाया। उसके होंठ खून से सुरख थे। वो आंखें भींचकर हंसा। नासिर, तुम्हारा शिकार। उसने लड़की की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, मैं भी खून पीऊंगा। नासिर की हलक से आवाज निकली और दूसरे लम्हे वो लड़की के सीने पर पहुंच गया। उसके सीने पर कदम रखा तो लड़की की आंख खुल गई। उसने चौंक कर नासिर को देखा। अच्छी लड़की, क्या तुम मुझे अपना खून पीने की इजाजत दोगी? नासिर की आवाज फटी फटी सी थी। लड़की ने एक चीख मारी तो नासिर ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसका सर झुका और उसने लड़की की गर्दन की शाहरग में अपने लंबे दांत पेवस्त कर दिए। लड़की सख्त जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन नासिर के बदन में ना जाने कहां से बेपनाह कुव्वत आ गई। वो शैतान बन चुका था। खून पीने के जरासीम उसे ड्रैकुला से मिले थे। वो लड़की की गर्दन भंभोड़ता रहा। बेचारी लड़की का रंग पीला पड़ता जा रहा था। काफी देर तक नासिर उसका खून पीता रहा और फिर लेट गया। अब कमरे में 2 लाशें पड़ी हुई थीं। नासिर, ड्रैकुला की आवाज उभरी। यस मास्टर। अब कैसी तबीयत है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मेरे बदन की सारी कुव्वतें वापिस आ गई हैं। नासिर ने भयानक आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, खून दुनिया की सबसे लजीज शय है। आओ आराम करें, आओ। दोनों ड्रैकुला रात की तारीकी में कमरे से बाहर आ गए। एली, दफतन सूफिया डरती डरती आवाज में बोली। और एली ये भयानक किताब पढ़ते पढ़ते चौंक पड़ा। हाँ, क्या बात है सूफिया? अब बस करो, बाकी किताब कल पढ़ेंगे। मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। कल पढ़ेंगे बाकी किताब, एली ने कहा और दोनों सोने लेट गए। लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात भर उन्हें कमरे में पुरस्कार आवाजें सुनाई देती रहीं। उन्हें यूं लग रहा था जैसे काउंट ड्रैकुला उनके पास ही मौजूद है।